तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस न्यू फंड ऑफर का नाम है मोतीलाल ओसवाल बीएसई क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स फंड। क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, अभिषेक जी आपको बताएंगे। उसके बाद हम हर्षवर्धन सर से समझेंगे कि किस तरीके से फंड काम करता है, कि आपको इसमें अपना निवेश जो है जारी करना चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल, बहुत ही रेयर कैटेगरी का ये एनएफओ यहाँ पर लाया गया है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये एयूएम संभाल रहे हैं। और जैसे कि दिव्या ने बताया, मोतीलाल ओसवाल बीएसई क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स फंड, ये एनएफओ यहाँ पर आया है। बेंचमार्क इसका बीएसई क्लीन एनवायरनमेंट टीआरआई है, यानी कि इस बेंचमार्क को ये फॉलो किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन इसका 5 जून यानी कि पिछले हफ्ते से खुल गया है और 19 जून तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 25 जून को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 500 रुपये की एसआईपी और 500 रुपये का ही आप लमसम निवेश इसमें कर सकते हैं शुरुआती तौर पे। उसके बाद अगर एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा इन केस अगर अब आप 15 दिन से पहले इसको यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं। फंड मैनेजर इसके स्वप्निल पी भयंकर हैं, राकेश शेट्टी हैं और दिशांत मेहता, 3 फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, मोतीलाल ओसवाल बीएसई क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स फंड किस तरह काम करता है, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है? तो देखिए अभिषेक, ये जैसे द टाइटल ऑफ द फंड ही जो है क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स फंड, और वो बेसिकली बीएसई का जो इंडेक्स बनाया हुआ है उसमें इन्वेस्ट करने वाला। अब ये इंडेक्स है क्या? ये इंडेक्स बेसिकली उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, जो कंपनीज जो जिनमें एनवायरनमेंट पे कंजर्वेशन पे आएंगे। आपका रिसाइकलिंग हो गया, इसमें जो सेक्टर्स आएंगे, रिसाइकलिंग हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, आपका वाटर ट्रीटमेंट्स हो गए, आपके वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, रिन्यूएबल्स आ गए। तो बेसिकली एनीथिंग दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन द लॉन्ग टर्म। तो ऐसी कोई कंपनीज आप इसमें आ गए। सुजलॉन इज वन एग्जांपल जो आपको दिखेगा इसके अंदर। तो ये सारी कंपनीज में ये इंडेक्स इन्वेस्ट करेगा। यू एज एन इन्वेस्टर, अगर आपको आउटलुक ये है कि भाई ये फ्यूचर है, जैसे ईवी हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो हम बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर है, गाड़ियों का पूरा रनिंग या गाड़ियों का पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा और धीरे धीरे ये कंबस्टेबल जो फ्यूल्स हैं उनमें से हटके ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आ जाएंगी सारी, और उसमें आप बुलिश हैं और आपको दिखता है कि ये कंपनीज उनमें प्रॉफिट करेगी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फायदा दिखता है। तो अगर आपको बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेने हैं इन द क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स फंड, तब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मकसद क्या है, किस तरह से काम करेगा, किन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, इसको ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करिए कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ठीक है सर। तो सर ये किस तरीके के, मतलब किस नेचर के इन्वेस्टर्स के लिए, कंजर्वेटिव नेचर के इन्वेस्टर जो है इसमें बेट लगा सकते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर इसमें बेट लगा सकते हैं? वेल, आई वुड से हालांकि जो थीम है वो थोड़ी ब्रॉड है, इट कवर्स ऑल इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही कवर कर रहा है। ये जो थीम है ये मल्टीपल सेक्टर्स को कवर करता है। ऑटोमोबाइल आ जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिक्स आ जाएंगे, वाटर आ रहा है, रिन्यूएबल्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज को कवर करता है। लेकिन आपको समझना है कि इसके रिस्क भी क्या है। सो ऑफ कोर्स एक है कि आपका बहुत नैरो थीम है, विच मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है जो रिन्यूएबल्स के बाहर है, क्लीन एनवायरनमेंट के बाहर है, तो वो इस पोर्टफोलियो में आएगा नहीं। दूसरा, ये जो सेक्टर है या थीम्स है ये लार्जली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कैसे देती हैं। उदाहरण के रूप में आज ईवी गाड़ी आप खरीदते हैं तो 1000 रुपीज फ्लैट रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस का जो इंसेंटिव है वो अगर हटा दें तो हो सकता है कि इतना पॉपुलर ईवी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को लेके नहीं रहे। आप अगर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की देख रहे हैं तो ईवी में इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अगर फुल्ली डेवलप नहीं होगा तो अडॉप्टेशन इतना फास्ट शायद नहीं हो। सो रिस्क भी है, ये फ्यूचर है फॉर श्योर कि सारे गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सबका फोकस है कि आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में कॉमर्स या बिजनेस करना है। तो सबका ध्यान उस तरफ जरूर है, लेकिन उसके साथ में उनके इंडिविजुअल चैलेंजेस भी हैं। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, किस तरह के इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, मैं कहूंगा कि ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ये आप अगर एक वेल एजुकेटेड इन्वेस्टर है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, आप मार्केट के ट्रेंड्स को, विच मीन्स ये जो इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उन ट्रेंड्स को समझते हैं और उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए है। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा कि हर चीज जो आगे जाके पॉपुलर होने वाली है या वो एक्सेप्ट होने वाली है एज यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू, जरूरी है वो प्रॉफिट कमा के देगी।
राइट? सो ईवी मैकेनिज्म, ईवी मशीन, ईवी कार्स की बात करूं, अगर मैं व्हीकल्स की बात करूं, तो ईवी एडॉप्टेशन में आने वाला है, लेकिन हर कोई इस इंडस्ट्री में, लाइक ईवी कार मैन्युफैक्चरर या ईवी का जो चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करते हैं, इसमें से प्रॉफिट कौन कमाने वाला है, राइट? वो जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर चीज जो आगे जाके पॉपुलर होने वाली है उसमें से प्रॉफिट कमाना भी लोगों को मिलेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट। एडॉप्टेशन तो होने ही वाला है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो ईवी बनाना बंद कर देगी। दे विल लुक फॉर अदर मीन्स टू मेक मनी इन एंड अराउंड द ईवी व्हीकल। लेकिन यू एज एन इन्वेस्टर, आपको इस सेगमेंट में, इस थीम में जाना है कि नहीं, आप तब सोच के जाएंगे अगर आप इसके सारे न्यूआंसेस को समझते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्कीम्स में आपको एग्जिट भी टाइम करना होगा। ये नहीं कि इनडेफिनेटली आपने ले लिया और उसको 10 साल बिना देखे बिना सोचे आप उसे कंटिन्यू करते रहे। जब भी आप कोई सेक्टर या थीम फंड में जाते हैं, आपको उसमें से एग्जिट भी टाइम करना होता है। तो अगर आप कर पाएंगे तो इन्वेस्ट करें, नहीं कर पाएंगे तो डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में डालिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड स्कीम्स भी इन थीम्स को फॉलो करती हैं, मतलब वो भी अपना एक्सपोजर लेती हैं ऐसी थीम्स और सेक्टर्स में। ठीक है सर। वैसे आपने एक तरह से ये चीज़ तो बोली कि ऑब्वियसली बात है, जो एजुकेटेड हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोजर लेना चाहिए। नए निवेशकों को तो बिल्कुल भी सर यहाँ पर एंट्री करनी नहीं चाहिए। इनकेस अगर उनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बना हुआ है, लार्ज मिड स्मॉल कैप वगैरह उसमें है, तो उनको भी इसमें निवेश करने की सलाह आपकी शायद नहीं रहेगी, राइट? जी नहीं, मैं कहूंगा कि क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में भी ये सेक्टर्स और थीम्स तो है ही ना। मतलब अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वेस्ट मैनेजमेंट कोई कंपनी है या वाटर ट्रीटमेंट की कोई बहुत अच्छी कंपनी है, तो वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रहने ही वाला है। ये बहुत स्पेसिफिक थीम बेस्ड फंड है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर्स वगैरह में ही इन्वेस्ट करेगा। तो उसमें एक इन्वेस्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा कि ये सारी जो ऐसी स्कीम्स होती है, जो सेक्टर या थीमेटिक फंड्स होते हैं, इनमें एंट्री टाइम करना एक बात होता है और एग्जिट भी करना रहता है। ये नहीं कि आपने 25 साल आपको रिटायरमेंट के लिए है तो आपने एक सेक्टर फंड या कोई थीमेटिक फंड लेके छोड़ दिया, उसकी एग्जिट भी आपको टाइम करनी होती है। तो अगर आप टाइम नहीं कर पाएंगे तो फिर बेटर है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड के जरिए ही आए। सर वैसे कितने समय का हॉरिजॉन लेके चलें इसमें, इन केस अगर जो एग्रेसिव और जो एजुकेटेड लोग इसमें निवेश करने के लिए आ रहे हैं तो देखिए, इसमें आपको समझना है कि ये जो क्लीन एनवायरनमेंट टाइप के स्कीम्स हैं, जो फंड है, इसमें जो अंडरलाइन कंपनियां हैं, ये बेसिकली आपको मैंने कहा कि ये ईवी वाले होंगे, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल्स, ये टाइप की कंपनीज हैं। ये सारे एक क्वाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में आ जाते हैं कि भाई इनका जो प्रोडक्शन लाइन है, इनका इम्प्लीमेंटेशन है, इनका मेच्योरिटी जो स्टेज आएगी एक्सेट्रा, ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं कि आज कुछ फेवरेबल न्यूज आ गई और आपको 3 महीने में इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक क्वाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जिनका पूरा इंप्लीमेंटेशन, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू इंप्लीमेंटेशन, इसका टाइम लगेगा। तो आप इसका जो टाइम होराइजन है 3 to 5 years मिनिमम समझ के चलें, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।